दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी टेट सेकेंड पेपर का जो मैथ है आपका पोर्शन, उसका जो है हम यहाँ पे आंसर की आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप चेक कर पाएंगे कि आप मैथ में जो है कितने क्वेश्चन सही करके आए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। यहाँ पे इन्होंने ये कह रखा है कि धार्मिक आयोजन जो है उसमें स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में जो अनुपात है वो 3:2 यहाँ पे दे रखा है कि जो पहले अनुपात था वो इतना था स्त्री और पुरुष का। तो दोस्तों तुरंत जो है इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो स्त्रियों की संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, अनुपात में ही मान लेते हैं। पहले स्त्रियां लिखा है बाद में पुरुष, तो पहले वाला जो है 3x मान लेते स्त्रियों की संख्या, और जो पुरुषों की संख्या थी दोस्तों हम वो मान लेंगे यहाँ पे बाद में, मतलब 2 लिखा है तो 2x। ठीक है ना दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक समझिए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप इसको समझेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, मतलब यहाँ पे जो पुरुष हैं वो 20 और आ गए, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अनुपात जो था वो बदल गया, उलट गया। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे 3x/2x पहले अनुपात ये था, ठीक है ना, 3 अनुपात जो है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3x/2x अनुपात दे रखा है। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही 20 पुरुष और आ गए, तो यहाँ पे पुरुष कौन थे, 2x में हम 20 जोड़ देंगे, मतलब 20 पुरुष और आ गए, तो इसका जो अनुपात था वो क्या हो गया दोस्तों, उलट गया मतलब 2/3 हो गया, पहले 3/2 था। ठीक है ना, समझते होंगे कि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको हम दोस्तों सॉल्व कर देंगे। 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9x इज इक्वल, और इसका जो है इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 में जो 4x प्लस यहाँ पे 40 हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे दोस्तों 5x हो जाएगा 9 - 4। ठीक है, और ये आपका हो गया 40x इज इक्वल आगे दोस्तों 8, 5 8 40, तो x बराबर 8 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे x की जगह 8 रखेंगे तो 24 हो गया, यहाँ x की जगह 8 रखें तो 16। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए स्त्रियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 24 थी। इन्होंने पूछा स्त्रियों की संख्या कितनी थी, 24 थी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है 3rd इज करेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे पुरुषों की संख्या पूछते तो आपका हो जाता 16। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं a और b c हैं, इनके लिए यदि ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है (2 = b/3 = c/4 = 2a - 3b + 5c/k), तो फिर यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि जो k की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। तो दोस्तों वो ट्रिक ये है, a/2 = b/3 = c/4 इज इक्वल, पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को जो है एक बार लिख लिया, इसके बाद में इन्होंने कह दिया कि ये वाली जो वैल्यू है सारी वैल्यू जो है कैसी है, इक्वल है। a/2 इक्वल है b/3 के और c/4 के इक्वल है। तो दोस्तों हम यहाँ पे a और b और c की ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिससे ये तीनों जो वैल्यू है इक्वल हो जाए, तो 100% ये तो इक्वल हो ही जाएगी। ठीक है ना। तो अब मान के चलिए अगर हम a की जगह पे 2 रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर b की जगह 3 रखते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, c की जगह 4 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 1 1 मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल अगर हो गई, इन वैल्यू को रखने से a b और c की जो मैंने वैल्यू रखी है इनको रखने से अगर ये मान अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब है ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, a की जगह पे 2 रखना है, b की जगह पे 3 रखना है, c की जगह पे 4 रखना है। दोस्तों हमें पता है कि a की जगह पे 2 रखेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, b की जगह 3 रखेंगे ये भी 1 हो जाएगा, तो फिर वही वैल्यू हम इसमें भी पुट कर देंगे। a की जगह 2 रखेंगे तो दोस्तों 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस b की जगह पे 3 रखेंगे 3 या 3 3 से 9 हो जाएगा, और c की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 5 से 20। ठीक है ना दोस्तों, अपॉन k। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये तो वैल्यू 1 है ही है, k को अगर हम इधर लेके आएंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये तो आपका हो जाएगा k। ठीक है ना, और इधर आपका दोस्तों क्या बचेगा, 4 और 20 24 हो गई, 24 में 9 को घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 मतलब आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a और b दो समुच्चय हैं, यहाँ पे a और b आपके तो कोई सेट है जिसमें इन्होंने ये कह दिया कि a - b अगर करते हैं तो हमें a मिलता है।
ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि दो सेट आपके ए और बी इस प्रकार से हैं कि अगर बी के एलिमेंट्स जो है ए की एलिमेंट्स में से अगर सब में माइनस करते हैं, मतलब ए जो आपको कोई सेट होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे, बी आपको कोई एक सेट हो उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो इन्होंने कह दिया ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, हटा दो उनको, तब हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा। मतलब ए का कोई एलिमेंट गायब हुआ ही नहीं, ए का कोई एलिमेंट खत्म हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बी के एलिमेंट जो है बी ए में है ही नहीं, ठीक है ना। अगर ए जो सेट आपका है उसमें अगर एक बी के एलिमेंट अगर होते तो फिर ए बचता ही नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने कह दिया कि ए आपको मिलेगा, ए में से बी को अगर माइनस करते हैं तो ए मिलेगा। इसका मतलब बी के एलिमेंट जो है वो ए में नहीं है, ठीक है। तब हम बी को माइनस करेंगे तो हमारा ए ही बचेगा। तो फिर सीधी सी बात है, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, जो दोनों में नहीं है, ठीक है। जब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो अब ए और बी का इंटरसेक्शन, तो अब जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है और ये कह रहे कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, तो भाई साहब जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाता है 5, ठीक है ना। एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, मान के चलिए ए आपका 1 2 3 है, ठीक है, और बी आपका है 4 और 5। तो ये कंडीशन, ये हमने तभी तो ऐसा लेट किया है कि अगर हम ए में से बी को माइनस करें, ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट्स को अगर हम माइनस करें तो दोस्तों 4 और 5 को यहाँ से निकालना है ना। तो यहाँ 4 और 5 है नहीं, तो आपके एलिमेंट जो है 1 2 3 बने रहेंगे, मतलब आपका क्या ए बना रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर आपका हो जाएगा 5, यानी नल सेट, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है आपका वो है यदि समीकरण x² - bx + c 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हों, दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, ध्यान से समझिए दोस्तों, क्रमागत की बात कर रहे हैं, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं हों, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसको ना प्रॉपर्ली अगर करते हो तो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दो क्रमागत पूर्णांक संख्या जो मान लेते हैं, ठीक है। अब दो क्रमागत जो पूर्णांक संख्या है हमने वो मान ली 1 और 2 क्रमागत है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जो आपका इक्वेशन जो बना है ना, ये जो समीकरण आपको देगा, समीकरण बना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब दो मूल अगर आपके दे रखे हैं तो उसको जब हम जो मूल दे रखे हैं तो उसको जब हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, द्विघात समीकरण जब हम बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x² - मूलों का योगफल। तो योगफल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3, ठीक है ना, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल 2 एकम 2 = 0, ये बनता है। इसको अब इसके साथ कंपेयर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ हम देख रहे हैं कि b की जगह पे मुझे मिल रहा है 3 और c की जगह पे मिल रहा है मुझको 2, तो b और आपको मिल गया 3 और c आपको मिल गया 2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, मुझे निकालना है b² - 4c, तो b आपका है 3, तो 3 का वर्ग -4 इंटू c आपका है 2, दोस्तों 3 का वर्ग 9 और 4 दूनी 8 = आ गया 1, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाता है 4 1, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से दे रखा है 13 और 1989, ठीक है ना। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है दोस्तों मासा और लासा के गुणनफल के बराबर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स इज इक्वल HCF इनटू LCM। तो यहाँ पे दोस्तों हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हो जाएगा। तो एक संख्या तो इन्होंने दे रखी है ना 117, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है ना। इज इक्वल मासा दे रखा है 13 और लासा दे रखा है 1989, ठीक है। तो दूसरी संख्या यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, ये 170 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 13 इंटू 1989 अपॉन 117, तो 13 से कट करो, 13 9 जा होता है, 9 बार जाएगा और 9 से इसको कट कर देंगे दोस्तों, 9 दूनी 18, ये बचा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो आपका आ गया दोस्तों 221, और 221 आपका कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना है 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 है, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन है पहले तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि 40 टोटल जो है सर्वेक्षण में 40 आपके टोटल प्रेक्षण है, ठीक है।
यहाँ पे 10 प्रेक्षण का माध्य दे रखा है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर जो प्रेक्षण आपके दे रखे हैं उन प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, माध्य अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो 10 प्रेक्षण है उनका जो माध्य दे रखा है 4.5 बराबर 10 प्रेक्षणों का योग, कितने 10 प्रेक्षणों का योग, ठीक है ना, बटे कितने प्रेक्षण है टोटल 10 हैं। ठीक है, तो 10 प्रेक्षणों का योग बटे 10 कुल प्रेक्षण बराबर उसका माध्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो योग है वो आपका निकल के आएगा, 10 प्रेक्षणों का जो योग है वो निकल के आएगा, 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आ जाएगा 45। ठीक है ना। इसी तरीके से अब जो शेष प्रेक्षण बचे हैं उनका जो माध्य है 3.5। तो दोस्तों शेष जो बचे हैं प्रेक्षण कितने बचे हैं दोस्तों 30, क्योंकि टोटल कितने हैं 40 बटे 30 कुल प्रेक्षण है ना। तो 30 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 प्रेक्षण का जो योग है वो निकल के आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 105। ठीक है ना। अब इन्होंने कह दिया कि दोस्तों पूरे सर्वेक्षण का जो माध्य है वो क्या होगा, तो टोटल जो माध्य हम निकालेंगे पूरे सर्वेक्षण का योग, तो सभी सर्वेक्षण का योग मतलब टोटल सर्वेक्षण है उनका सबका योग हो जाएगा। तो दोस्तों 45 और 105 दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो अब आपका टोटल सर्वेक्षण हो कितने गए हैं 40 है। ठीक है ना। तो इनको अब हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 150 बटे 40, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से जो है इसको डिवाइड करो तो 4 3 12, यहाँ बचा आपका 3, 4 7 28, 4 5 20 दोस्तों 3.75, मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है 1। ठीक है ना। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है। अच्छा, गलत क्या है, वो ये है कि जो इसका यूनिट है ना वो गलत दे रखा है, यूनिट इसका गलत है, क्योंकि जब हम आयतन ही निकालते हैं तो आयतन का जो यूनिट आएगा, जो मात्रक आएगा वो तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, बट यहाँ पे निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। उस ठोस जो बेलन जो बनेगा उसका जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होगी दोस्तों। तो क्षेत्रफल जो है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इकाई वर्ग में निकलता है। ठीक है, तो ये गलत है, लेकिन फिर भी जो इसका ऑप्शन है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या होगी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे घन जो है वो दे रखा है, घन की सभी जो कोण है वो बराबर है, और घन में तो सभी कोण वैसे भी बराबर होते हैं दोस्तों। 14 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ जो है क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया था कि जो बेलन है ठीक है वो काटा जाता है अधिकतम आयतन का। तो दोस्तों अधिकतम आयतन का बड़े से बड़ा। ठीक है, तो सीधी सी बात है जो बेलन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो इधर ऊपर वाली सरफेस को भी टच करेगा और इसका जो है यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, अधिकतम आयतन वाला बनाना है मुझे। ठीक है, जो पॉसिबल बड़ी से बड़ी इसकी जो डायमेंशंस हो सकती हैं वो हम यहाँ लेके चलेंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझो यहाँ पे कि ये जो बेलन है उसकी जो हाइट है वो आपकी 40 सेंटीमीटर ही काम करेगी, लेकिन इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो देखो ध्यान से, जब ये पूरा 14 है तो रेडियस जस्ट इसकी हाफ होगी, मतलब रेडियस आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब इस बेलन का मुझे संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, ये भी थोड़ा डीपली समझ लीजिए। एक तो ये वाला सरफेस, ठीक है ना, कोई भी जो आपका बेलन है उसके चारों तरफ का जो सरफेस है, ठीक है ना, कह सकते हो जिसे आप टच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πRh। बट यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है ठोस है, तो इसको भी आप टच कर पाओगे, ऊपर वाली सतह को और नीचे वाली सतह को भी। तो यहाँ पे ऊपर वाली सतह आपकी क्या है वृत्ताकार है। ठीक है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो एक ऊपर का और एक नीचे का दोनों बराबर है, तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका संपूर्ण पृष्ठ का बनता है। तो यहाँ दोस्तों 2πr आपका कॉमन है, तो एक r बचा यहाँ और यहाँ आपका h बचा, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 2π मतलब 22/7 इंटू जो r है, r आपका 7 था। ठीक है ना, तो r 7 और जो h है दोस्तों वो तो आपको 14 है h। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर देंगे, इससे ये कट हो जाएगा, ये आपको 44 इंटू इसको अगर आप कट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 21, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इससे कुछ 84
और यहाँ पे 8 कैरी हो गया, तो 84 और 8 आपका हो गया 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्क्वायर कैसा है सेंटीमीटर का, ये आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों का ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे यूनिट्स गलत दे रखे हैं, वैसे तो आपका आंसर बनता है दोस्तों 4 वाला, ठीक है। अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो आपका सही हो जाता, वैसे मेरे हिसाब से तो इसका कॉमन नंबर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के जो आंसर है गलत लिखे हुए हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके तो शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, बट हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको देखते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो 50 संख्याएं दी गई हैं उनका माध्य 3.5 दिया गया है, कब, जब सभी संख्याओं को 53 में से घटाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3.5 माध्य लिख लिया। माध्य क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का योग बटे संख्याओं, जितनी भी प्रेक्षण है, जितनी भी संख्या, उनकी संख्या कितनी है। तो ठीक है, यहाँ पे संख्याएं जो है हम पहले मान लेते थे x1 x2 x3, कितनी संख्याएं टोटल 50 है, लेकिन इन्होंने कह दिया हर संख्या को 53 में से घटाया गया है, तब इतना माध्य है। तो 53 -x1 एक ये संख्या हो गई, ठीक है, 53 -x2 दूसरी संख्या को भी 53 में से घटा दिया। इसी तरीके से हमने सारी संख्याओं को 53 में से घटा दिया। लास्ट वाली संख्या जो है दोस्तों वो है x50। हमने ये मान लिया कि जो संख्याएं टोटल जो थी 50 वो x1 x2 x3 x4 इस तरीके से x50 तक थी, ठीक है ना। सबको 53 में से घटाया गया, टोटल संख्याएं हैं दोस्तों वो है 50, ठीक है ना। अच्छा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा 5 25 और ये 175, और यहाँ पे 53 कितनी बार जोड़ा गया है दोस्तों, मतलब कितनी बार है, 50 बार है। तो इसको जो है 53 को जो है हम यहाँ लिख लेंगे एक साथ, तो 53 × 50, ठीक है ना। 53 को मतलब मैंने जोड़ लिया, तो 53 को 50 बार जोड़ने का मतलब है 50 का मल्टीप्लाई, माइनस सब -x1 -x2 -x3 -x4 सब में माइनस साइन कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो x1 + x2 + x3, ठीक है ना। और ये टोटल जो है 50 संख्याएं हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इसको ले आओ इधर, ये तो हो जाएगा आपका +x1 + x2 + x3, ठीक है, और ये डॉट डॉट आपका x50 संख्याएं ये हो गई दोस्तों। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 5 3 15 और 5 5 25 और 26, ये वाला माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 175, ठीक है। इनको जोड़ेंगे दोस्तों, ये आपका बन जाएगा 5 7 और 5 12 और 6 7 और 1 8 और ये आपका 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 50 जो संख्याएं थी, 50 संख्या x1 x2 x3 जो हमने मानी थी, उनका योग निकल के आ गया दोस्तों इतना। और जबकि 50 संख्याओं का जो माध्य अगर हम निकालेंगे, इन संख्याओं का जो माध्य निकालेंगे वो क्या होगा, संख्याओं का योग, तो वो हमने निकाल दिया अपॉन टोटल कितनी संख्या है 50। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 50 का दोस्तों इसमें हम भाग दे देंगे तो आपका बन जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 5 5 25 3 बचा 5 30 और 5 56.5 दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जाता है सही, थर्ड वाला, ठीक है ना। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10 प्रेक्षण जो आपके गिवन है, और इन्होंने ये भी कह दिया कि 10 प्रेक्षण जो हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन्होंने खुद कह दिया कि ये जो 10 प्रेक्षण जो मैंने लिख रखे हैं वो ऑलरेडी आरोही क्रम में है, ठीक है। इन आंकड़ों का माध्यक भी दे रखा है 24, तो फिर कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों जो आंकड़े दे रखे होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आंकड़े हैं कितने, ठीक है ना। तो आंकड़े कितने हैं टोटल, यहाँ पे इन्होंने कह दिया 10, ठीक है ना। 10 कैसा हो गया, सम एक संख्या हो गई। तो 10 जब सम संख्या होती है ना, सम आंकड़े होते हैं, तो बीच के 2 नंबर आपको बीच के जस्ट बीच के मिलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके जो यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक, ठीक है, माध्यक का जो फार्मूला होगा 10/2, मतलब 5वां पद आपका होगा, 5वां पद प्लस एक आगे वाला 6वां पद बटे 2, बस बात खत्म। तो माध्यक इनका दे रखा है 24। अच्छा, 5वां देखिए 1 2 3 4 5, 5वां ये, 6वां ये है, तो x + 1 + 2x - 13 / 2 दोस्तों इससे सॉल्व कर देंगे। 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, x और 2x हो जाएगा 3x, एक में 13 को हटाएंगे 12 बचेगा डेढ़ का, तो 3x = क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 0 4 5 6, 3 से भाग देंगे तो दोस्तों 20, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 20, ठीक है, 20 मतलब फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ ऑप्शन
करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक मैदान को 44 गाय 9 दिन में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गाय 12 दिन में चर लेंगी। तो एक तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, ध्यान से समझना कि 44 गाय की 9 दिन लगे, अभी कह रहे कि नहीं 12 दिन लगने चाहिए। ठीक है ना, जब दिन बढ़ गए तो सीधी सी बात है दिन ज्यादा तब लगेंगे जब गायों की संख्या कम होगी। ठीक है ना, जब गाय कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक तो क्लियर हो गया कि गाय थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो आपका या तो कम वाला या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, 15 गाय कम 11 गाय कम। ठीक है, तो अब दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं। तो गाय मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, गाय टोटल होंगी 44 × 9 / 12, 44 × 9 / 12। ठीक है, 3 3 9 3 4 12, 4 से कट करो 11, 11 क्यों 33 गाय। टोटल गाय कितनी निकल के आ रही है दोस्तों 33, अभी कितनी थी 44, तो 44 और 33 में क्या रिलेशन, 11 गाय कम। ठीक है ना, 11 गाय अगर कम हो जाती है तो वो 12 दिन में चर लेंगे, तो 11 गाय कम, ऑप्शन आपका बनता है पहला वाला सही। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हैं। तो a+2 a+4 यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, सॉरी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, तो वो जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि a के कितने मान हो सकते हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं कि जैसे मान के चलिए a की जगह पे हम कोई छोटा प्राइम नंबर रखते हैं, जैसे मैंने रख लिया 2। ठीक है ना, 2 आपका एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 कैसा बन गया, भाज्य बन गया, तो हम 2 नहीं रख सकते। फिर रखा मैंने 3 और 2 5, 3 और 4 7, ये तीनों आपके कैसे हैं, प्राइम नंबर है, अविभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अब मान के चलिए फिर हम रखते हैं 4, तो यहाँ 4 रख नहीं सकते क्योंकि 4 तो आपका अभाज्य है। 5 रखेंगे तो 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 4 9, 9 कैसा है, एक भाज्य संख्या है जो 3 से कट जाएगा। तो आपको इस तरीके से रखे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, बट आपका केवल एक ही नंबर आपका मिलेगा, एक की वैल्यू केवल 3 जो है रखने से आपको ये तीनों नंबर जो है आपको मिलेंगे अविभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो एक ही वैल्यू है आपकी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कोड वर्ग हो। निकालने के काफी तरीके होते हैं, आप बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए 9999 4 टाइम्स और उसका जो है वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तो वहां से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है, जैसे ऑप्शन जब हमारे दे रखे हैं तो हम ये देख लेते हैं, इन्होंने कह दिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ा से बड़ा जो एक नंबर हमारा दे रखा है हम उसको देख लेते हैं ट्राई करके। यहाँ पे 9999 4 टाइम्स है, हम इसी को जो है सॉल्व करके देख लेते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 9 9 81, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका बचा 8 बचा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। ठीक है, पूरा पेयर हम उतारते हैं, 9 में 9 हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 बार चला जाएगा, 9 रखेंगे तो 9 9 81, 9 8 72 80, 9 1 9 और 8 17। दोस्तों यहाँ पे आपका बचा शेष कितना 8 9 और ये 198 शेष बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहीं से हम आगे भी निकाल सकते हैं कि तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो ये होती है, यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका नंबर है ना 9999, इसमें जो शेष बच रहा है वो हटा दो, जो शेष बच रहा है वो हटा दो, वो हटने से क्या होगा, जो नंबर बचेगा ठीक है वही आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो फिर ये शेष आएगा ही नहीं, क्योंकि हम इसको यहाँ से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, एक बचेगा, ये 0, ये 8 और ये 9, तो 9801 आपका जो आंसर आ गया, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका कि सबसे बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो है ये है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब x पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक है ना, शेष क्या बचेगा, अगर हम इससे इसको भाग दें तो शेष क्या आएगा। तो दोस्तों इसका शॉर्ट मेथड होता है, अगर यहाँ पे जिससे भाग देना हो ना वहां 0 करके हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। सपोज दैट हम यहाँ x - 1 = 0 करते हैं तो x = बनेगा आपका 1। ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो डायरेक्ट आपका शेष आता है, x
x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 पावर 13 प्लस 1, ये आपका 1 ही रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बन जाता है पहला सही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि a व b समुच्चय C के अतिरिक्त उपसमुच्चय हो तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, समझिए प्रॉपर्ली, अगर आप करेंगे तो b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे सीधी अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी है क्या है कि a और b का इंटरसेक्शन, a और b का इंटरसेक्शन का मतलब a और b में जो कॉमन एलिमेंट है वो वाले, और उसको जब हम a के साथ अगर हम रख देंगे, जो भी कॉमन एलिमेंट a और b के आए हैं उनको जब हम a के साथ रख देंगे तो सीधी सी बात है a ही आएगा आपका। ठीक है ना, a और b में कॉमन एलिमेंट मान के चलिए, जैसे एक मैंने यहाँ पे a ले लिया 1 और 2, ठीक है, और दूसरी बात a और इंटरसेक्शन b, इसके मैंने कॉमन एलिमेंट जैसे मान के चलिए हमें 2 मिल गया, तो अब हम इनको जब यूनियन करेंगे तो 1 और 2 ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपका 1 और 2 मतलब a ही बना रहेगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष इतनी बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, पहले कितनी थी, ठीक है ना, जबकि आगे की बात कर रहे हैं कि इतनी हो जाएगी 2 साल बाद। तो कंडीशन यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a = p 1 + r/100 पावर जो है t, टाइम की बात कर रहे हैं, तो a मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो है वो आगे की बात कर रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4410, ये तो आपका आगे की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या कितनी थी तो वो हमें निकालनी है। 1 + यहाँ पे 5 दे रखा है रेट ऑफ, ठीक है ना, प्रतिवर्ष बढ़ जाती है 5/100, और पावर यहाँ पे दे रखा है कितना, कितने वर्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम सॉल्व कर देंगे, तो दोस्तों ये p = आपका हो जाएगा 4410 इनटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20 और 1 21/20, तो 20 अपॉन में ऊपर आ जाएगा, 2 बार पावर 2 है, और नीचे आपका 21 × 21 आ जाएगा दोस्तों। 21 और 21 का मल्टीप्लाई 441 ही कट जाएगा, या 10 20 20 400, और 10 का मल्टीप्लाई 4000। ठीक है, तो पहले जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका बनता है थर्ड वाला जो है सही है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है, a का वेतन b के वेतन से 25% ज्यादा है, अगर इसका मैंने 100 रुपीज मान लिया तो इसका हम 125 मानेंगे, सीधी सी बात है 25% ज्यादा है। a का वेतन जो है b के वेतन से 25% अधिक है, तो b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो b का वेतन जो है a के वेतन से कितना कम है, 25 कम है। प्रतिशत में बात कर रहे हैं किससे, a के वेतन से, यानी 125 अपॉन में आ जाएगा इनटू 100, तो दोस्तों 25 पंजे और ये 5 से कट करेंगे 20 आ जाएगा, मतलब 20%। ठीक है ना, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, जैसे मान के चलिए 2 संख्याओं का योग 8 है, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, लेकिन इन्होंने कह दिया इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 आना चाहिए, तो व्युत्क्रम उल्टा होता है 1/2 और 1/6, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका 8/12 हो जाएगा, 8/15 नहीं हुआ ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 4 इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा, 3 और 5 जोड़ेंगे 8, और 3 और 5 का व्युत्क्रम जोड़ेंगे तो 1/3 1/5 ये वाला हो जाएगा, 5 एकम 5 3 एकम 3, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे 5 3 15, 8/15, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थर्ड वाला। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक परिवार की मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने कह दिया शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपए, शिक्षा तथा यात्रा पर जो खर्च का अंतर है वो 4000 रुपए है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुल आय, उस परिवार की कुल आय कितनी होगी। ठीक है ना, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कुल आय x रुपए है, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा इसका। ठीक है, x रुपए हमने मान लिया कुल आय है, इन्होंने कह दिया कि शिक्षा जो है 25%, तो 25% x का कितना हो जाएगा, 25x/100। ठीक है ना, अच्छा यात्रा पर कितना हो रहा है, यात्रा पर हो रहा है 15%, तो x का 15% 15x/100। ठीक है ना, इनका जो अंतर है, अंतर वो दे रखा है 4000 रुपए, लो दोस्तों हो गया ये। ठीक है, यहाँ 25x - 15x कितना बचेगा दोस्तों, 10x। ठीक है ना, 10x,
और बटे 100, 100 उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में 100 है, उधर ले जाएंगे तो आपका 4000 और ये 2 जीरो और आ जाएंगे, एक जीरो आप खत्म कर दीजिए, बचा कितना 40,000, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 40,000, मतलब दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 40,000 रुपए, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा 40,000 रुपए। ये सेट बी है जो मैं इस सीरीज जो मैंने ये जो सॉल्यूशन डाला है यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं, ये मैं पेपर जो ले रखा है मैंने वो उसकी सीरीज जो है वो बी है, ठीक है ना, बी सीरीज है। अच्छा देखते हैं दोस्तों, अब आपका जतिन एक वस्तु को एक इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, मतलब कोई भी एक वस्तु है जिसको जतिन जो है 10% कम पर खरीदता है, उसका जो मूल्य है उससे, और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ क्या है। मान लिया दोस्तों उसका जो मूल्य है 100 रुपए, ठीक है, हमने मान लिया जो वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपए है, उसने कितने में खरीदा 10% कम पर, ठीक है, तो कितने में खरीदा, सीपी कितना हो जाएगा 90 रुपए, 10% हमने कम कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। एसपी सेलिंग प्राइस जो है इसके मूल्य से 10% अधिक पर उसने बेचा, ठीक है, तो उसका मूल्य 100 रुपए था, अधिक पर बेचा कितना 10%, मतलब 110 का उसने बेचा, ठीक है ना। तो लाभ यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, लाभ हुआ यहाँ पे 20 रुपए का, ठीक है ना, 20 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे तो 20 निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, सीपी पर निकालते हैं हमेशा, इनटू 100, ठीक है। तो इसको इससे कट कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया दोस्तों 200/9, इसको सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचा 2/9%, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 22 सही, 2/9%, मतलब पहला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है ना। तो p की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। द्विघात समीकरण में एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आपको जो कुछ फॉर्मूले हैं, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल क्या क्या होते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। बाय द वे मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा। यहाँ पे जो मूलों का गुणनफल है, अगर आप देखें मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो होता है दोस्तों c/a, तो a b c ये होते हैं, तो c/a, a की जगह पे नंबर है आपको 1, कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है, तो वो आपका रहेगा 54, ठीक है। मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल है 54 है, तो यहाँ पे दो मूल होंगे, दो संख्या को गुणनफल यहाँ पे कितना है 54 है, दो संख्या क्या क्या हो सकती है, एक का अगर हम 54 में गुणा करें तो भी आएगा, 2 का 27 में करें तो भी आएगा 54, ठीक है ना, तो 2 और 27 हो सकती हैं, ठीक है। 3 और 3 का अगर करते हैं तो ये आपका 18 हो जाएगा, 4 का करते हैं 4 का नहीं होगा, 5 6 और 6 9 54, ठीक है ना, और इस तरीके से और फिर वापस यही उल्टे हो जाएंगे। तो ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि मूल जो है 2:3 के अनुपात में है, तो 2:3 अनुपात आप चेक करो कहाँ पे बन रहा है, ना तो यहाँ पे 2:3 है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ध्यान से देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2:3 आपका यहाँ बन रहा है, 6 और 9 आपकी दो संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना, 6 और 9, और उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 6 और 9 तो आपका बनेगा 15, तो आपका जो ऑप्शन है वो बनता है थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 तथा व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, शंकु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, गिवन क्या है ऊंचाइयों का अनुपात, तो h1 और h2, h1/h2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25/64, मैंने ऊंचाइयां जो है h1 और h2 मान ली, ठीक है। अच्छा इसके बाद में इन्होंने व्यासों का अनुपात 4:5 दे रखा है, 2r1 2r2, ठीक है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, वो दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 4/5, 2 से 2 खत्म हो गया, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी यही बना रहेगा। इनके आयतनों का अनुपात है, तो आयतन जो होता है 1/3 पाई r1² h1, ठीक है, 1/3 पाई r² h शंकु का आयतन होता है, तो इनका अनुपात हमें निकालना है 1/3 पाई r2² h2, तो ध्यान से देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 r1² और r2² यहाँ पे हमें निकालना है, तो r1² मतलब r1² यहाँ पे दोनों का हम जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 16/8,
25, ठीक है ना। और H1/H2 आपका दे रखा है 25/64, तो 25 से 25 खत्म, 16 64, ये आपका आ गया 1/4, मतलब 1:4, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जाएगा सही, सेकंड वाला, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है a = x z x शब्द बिलो का एक अक्षर है, और b जो दे रखा है साइड वो क्या है, x z x शब्द वूल का एक अक्षर है, मतलब यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो दे सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। और c = -b, तो c के उपसमुच्चयों की संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे दो शब्द दे रखे हैं, यहाँ से हम सेट बना लेते हैं। a = आपका क्या होगा, x z x, x इस प्रकार है कि जो शब्द दे रखा है उसका एक अक्षर है, तो हम एक अक्षर ले लेंगे b a l o w, यहाँ पे कोई अक्षर रिपीट नहीं कर रहा है, मैंने सारे अक्षर यहाँ पे लिख लिए। ये आपका सेट A बना। B आपका क्या बनेगा, B आपका बनेगा दोस्तों W O L। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी एलिमेंट जो है सेट के अंदर दो या दो से अधिक बार नहीं लिखा जाता, एक बार हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब इन्होंने कह दिया कि जो C है वो A - B है, तो A आपका था B E L O W, ठीक है। इसमें से B के एलिमेंट हमें माइनस करना है, B के एलिमेंट है W O L, तो दोस्तों ध्यान से देखो क्या निकल के आएगा, W O L, इसमें माइनस करो, W O L माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा B E बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा B E, ये बचे, दो एलिमेंट बचे, ठीक है। अब इन्होंने ये कह दिया था कि C के जो उपसमुच्चय हैं उनकी संख्या क्या होगी, उनके उपसमुच्चय क्या निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं 2 पावर जितने भी एलिमेंट आपके बचे वो कर दो, आप आ जाएगा आंसर 4। यहाँ पे उपसमुच्चयों की संख्या होगी किसके, C के उपसमुच्चयों की संख्या 4 होगी, क्योंकि C के एलिमेंट जो आए हैं वो 2, तो 2 पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो 2 पावर 3 करते तो 8 आ जाता, ठीक है ना। इस तरीके से उपसमुच्चयों की संख्या हम निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दे रखे हैं, इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं दोस्तों, रोम्बस की बात कर रहे हैं। समचतुर्भुज इस तरीके से, इनमें सारी साइड्स जो है समचतुर्भुज में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ये सभी साइड्स जो है इक्वल है समचतुर्भुज में, ठीक है। इनके जो विकर्ण हैं, देखो समचतुर्भुज आपका पैरेललोग्राम, ठीक है ना, यहाँ पे जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में काटते हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट आपका ये है, इन्होंने एक दे रखा था 10 और दूसरा दे रखा था 24, 10 छोटा वाला, तो इसमें ये आपका आधा 5 और 5 हो जाएगा, 24 में आधा 12 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी बराबर हो गए, ये भी 4 पार्ट जो आपके बने सबके डायमेंशन इक्वल ही है। तो देखो समचतुर्भुज में यहाँ आपका बनता है दोस्तों 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, तो कोई एक त्रिभुज ले लो आप, ये समकोण त्रिभुज बन गया। मान के चलो हम ये वाला समकोण त्रिभुज लेके चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा है उसे हम कहते हैं कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ये 12 ये 5 है, तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 13, तो ठीक है ना। 13 सेंटीमीटर ये है, तो 13 ये भी होगा, 13 ये भी होगा, 13 ये भी होगा, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा एक परिमाप बताइए, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड से जो फिगर आपके बनते हैं, ठीक है, बाउंडेड रीजन के होते हैं, तो उनका जो हम पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, टोटल साइड को ऐड कर दो, 13 को 4 बार ऐड करेंगे 52 आएगा, तो 52 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है, ठीक है ना। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो शेयरों की संख्या क्या होगी दोस्तों, कुल राशि कितनी है यहाँ पे दोस्तों, एक कंपनी 25 लाख रुपए, तो 25 लाख, ठीक है, 25 लाख रुपए बटा एक शेयर का मूल्य है 100 रुपए, भाग दे देंगे, टोटल शेयर निकल आएंगे 0 0, यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाता है 25,000 शेयर, ठीक है ना, 25,000 शेयर। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का का हो, मतलब जब आप ताश की गड्डी में से पत्ता निकालेंगे तो वहां पे उन्होंने कह दिया हुक्म का हो तब भी ठीक है, इक्का हो तब भी ठीक है, हुक्म का आ जाए तब भी आपका सही हो जाएगा, इक्का अगर आ जाता तो भी ठीक है, यानी दोनों हम इक्के दोनों ताश के पत्ते जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हुक्म के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों 13, ठीक है, इक्का कितने होता है 4, तो 13 कितने में से 52 में से, ठीक है ना। अब अच्छा 13 में इक्का एक शामिल हो गया, 13 में एक इक्का शामिल हो गया, ठीक है ना। अब इक्का कितने बचे 3,
तो +3 कर लो दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 16/52। इसको कट कर देंगे, 2 8 16 और 4 से कट जाएगा, सॉरी 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 3 12। ये आपका हो जाएगा 4/13। 4/13 दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों 4 वाला, ठीक है। 4 तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4/13। ओके दोस्तों क्वेश्चन है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो फिर यहाँ पे x y मतलब x और y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्रमित युग्म या फिर पेयर आपको फाइंड करना है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, आमने सामने के कोणों का योग करना है, ठीक है। तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा गलत है, यहाँ y है 4y, ठीक है ना। 4y + 20 और ये आपका 4x, ये 3y - 5 डिग्री और ये आपका 7x + 5 डिग्री। ओके दोस्तों, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो समकोण कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, इसका योग जो है 3y - 5 डिग्री प्लस 7x + 5 डिग्री, इनका जो योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 7x और प्लस 3y, ठीक है। 5 और 5 ये तो कट जाएंगे, ये आपका इधर आ गया 180, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बना 1। दूसरी कंडीशन, इनको और इनको ऐड करेंगे, 4x + 4y + 20, इनका भी जो सम है वो 180 डिग्री होगा दोस्तों। यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे तो आपका 4x + 4y ये आपका हो जाएगा 20, उधर जाएगा -9 160 बचेगा, ठीक है। 4 से सभी डिविजिबल है तो 4 से भाग दे देंगे सब में, तो x + y बराबर ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है ना दोस्तों। कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, ये आपका दूसरा बन गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको यहाँ पे अप्लाई करिए। 15 और 35 जोड़ेंगे 40 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। 10 और 15 जोड़ेंगे 40 आएगा, नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं है। 40 35 ये भी नहीं है। 25 15 ये वाला है, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में भी आप रख के देख लो, 15 7 105, ठीक है। 25 3 75 105 और 75 180, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है, ठीक है ना। बहुलक 27, बहुलक होता क्या है, जितने भी आंकड़े दे रखे होते हैं उनमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है ना, वो आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए इनको हम देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बार आया है। 25 की अगर बात करें तो 25 1 2 3 ये 3 बार आया है, ठीक है ना। 24 की अगर बात करें, 24 दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, तो 24 1 केवल एक ही बार आया, ठीक है। 26 की अगर बात करें तो 26 1 2 3 बार आया, ठीक है ना। 27 देखिए अब आप, 27 1 2 3 और x की जगह पे अब अगर 27 है तो ये 4 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा, 4 बार। अगर x की जगह 27 है तो ये सबसे अधिक बार हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बार तो दो संख्या आ चुकी है 26 और 25, लेकिन 27 अगर 4 बार है तो फिर बहुलक आपका 27 हो जाएगा। इन्होंने कह दिया बहुलक 27 के लिए जो है क्या करना चाहिए, x की जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए, तो x की जगह पे 27 होना चाहिए, तो ये सबसे अधिक बार हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनता है 4, ठीक है ना। तो 4 आपका ऑप्शन सही है, 27। अच्छा अगला क्वेश्चन, यदि x = 2 y = 1 z = -3 तो x³ + y³ + z³ - 3xyz जो है इक्वल क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि x + y + z अगर 0 होता है तो फिर फॉर्मूला आपका होता है x³ + y³ + z³ जो है -3xyz 0 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर x + y + z 0 है तो फिर ये जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो अब हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, x + y + z, x मतलब 2 + y मतलब 1, ठीक है, + z मतलब -3। देखिए 2 और 1 3 में से 3 को घटाएंगे 0। अगर ये पूरा 0 हो रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो 0 अब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनता है 3rd से।